So, hello Afnan, once again a very good morning to you. Welcome to our science class जिसमें हम लोग अपने चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो कल हम लोगों ने जाना कि एटम होता क्या है, इंडिया में उस एटम को नाम परमाणु है और भी बहुत सारी चीजें कल हम लोगों ने देखा। और इन टेस्ट क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन सॉल्व करने के तुमको दिया गया था, जिसमें से 3 क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया है, एक क्वेश्चन में कुछ दिक्कत हो रही है। वो जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज उसका हिंट तुम्हें देंगे और उसके बाद आगे के जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करने का अपनी कोशिश रहेगी। फुल कंसंट्रेशन के साथ भाई साहब रहिए और टाइमली वर्क करिए, ठीक है। यदि सब कुछ अच्छा चाहते हो तो, ठीक है। तो टाइमली वर्क चाहिए हमें, तो हमारी तरफ से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ और देखते हैं आज हमें क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। चैप्टर नंबर 3, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। कल हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास देखा था और दूसरा देखा था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज एन एटम में अपना ये फर्स्ट सब टॉपिक पूरा कंप्लीट करेंगे और एटॉमिक मास में सिर्फ थोड़ा सा टॉपिक कवर करेंगे, लगभग हाफ पार्ट, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक है, व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो छोटे छोटे टॉपिक से रखेंगे जिससे तुम्हें पर्याप्त समय मिल सके कि जितनी भी नॉलेज हम दे रहे हैं उसको तुम अपने माइंड में फीड कर सको, ठीक है। अब बात यहीं पे कर लेते हैं कि जो हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन का फर्स्ट था उसमें क्या दिक्कत तुम्हें हो रही है, ठीक है। ये तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कल हमने पढ़ाया था कि भाई साहब हमारे जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, बिफोर द रिएक्शन उनका मास और आफ्टर द रिएक्शन टोटल मास जो होगा वो हमेशा इक्वल रहेगा। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना हम क्रिएट कर सकते हैं केमिकल रिएक्शन के थ्रू और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कल एक एक्टिविटी भी हमने की थी, तो तुम्हें यहां पर फर्स्ट इंटेस्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि केमिकल रिएक्शन के पहले जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनका मास का सम और आफ्टर द रिएक्शन जितने भी प्रोडक्ट्स निकल के आए हैं उनके मास का सम इक्वल शो करना है। यदि इक्वल शो हो रहा है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। इतना छोटा सा काम था, ठीक है। इसलिए हम यही तुमसे कह रहे हैं कि ध्यान से वीडियो को देखा करो, कॉन्सेप्ट को समझा करो, तभी क्वेश्चन कर पाओगे, वरना कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, तुम समझो उसको और करके भेजो। हम चलते हैं आज के अपने टॉपिक पर। व्हाट इज एन एटम, ठीक है। आज हम लोग पढ़ते हैं एटम आखिर क्या है, कैसे दिखता है, कहां मिलेगा। Have you ever observed a mason building walls? मैसन मतलब होता है राजमिस्त्री, जो ये घर वगैरह बनाते हैं। From these walls a room and then a collection of rooms to form a building। कह रहे हैं कभी क्या तुम राजमिस्त्री को घर बनाते हुए देखे हो? वो एक ईंट पर दूसरी ईंट पर तीसरी ईंट लगाता जाता है और एक वॉल खड़ी हो जाती है। वॉल के कॉम्बिनेशन से रूम तैयार होता है और रूम के कॉम्बिनेशन से फिर एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग। कह रहे हैं उस ह्यूज बिल्डिंग की बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या हैं, तो ब्रिक्स है हमारी। व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन आंट हिल, ठीक है। आंट हिल देखिए होगे, जो हमारी चींटियां होती हैं वो मिट्टी का क्या करती हैं, एक थोड़ा छोटा सा पहाड़ जैसा बना लेती हैं, ठीक है, उसमें रहने के लिए, ठीक है। तो उस बिल्डिंग ब्लॉक, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, जो आंट हिल बन के तैयार हुआ है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र भी बीच में होते हैं, छेद होते हैं, इनसे वो अंदर बाहर मूवमेंट करती है। तो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, तो इट इज अ स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। उसके छोटे छोटे बारीक कण होते हैं बालू के, वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक हो गए, आंट हिल के बिल्डिंग ब्लॉक हो गए।
सिमिलरली द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर आर एटम्स। उसी तरीके से जितने भी मैटर हैं, जितने भी मैटर एग्जिस्ट करते हैं सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, सब के बिल्डिंग ब्लॉक्स जो हैं, जो छोटी से छोटी इकाई उसकी है, उसी को एटम हम लोग डिफाइन करते हैं। हाउ बिग आर एटम्स? अब यहां डिस्कस करने चल रहे हैं कि आखिर एटम्स कितने बड़े होते हैं। एटम्स आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम्स इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उसको इमेजिन ही नहीं कर सकते, इतने छोटे होते हैं। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक्ड वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दिस शीट ऑफ पेपर। कह रहे हैं मिलियंस ऑफ एटम्स लगेंगे, मिलियंस ऑफ एटम्स लगेंगे, तब जाकर के कुछ ऐसी शीट तैयार करेंगे जैसे हमारे पेपर या पेज की शीट होती है, इतनी पतली पेज की शीट होती है, उसमें मिलियंस ऑफ एटम्स लगते हैं, तब जाकर के वो इतनी थिक होती है। ठीक है, अब यहां पे एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब क्या होता है? 10 टू पावर, नैनोमीटर का मीन्स हो जाएगा 1/10⁹, 1/10⁹ मीटर को हम लोग नैनोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर एटॉमिक रेडियस, यदि कोई एटम है और उसका रेडियस हमें फाइंड करना है, मतलब उसके सेंटर से आने वाली लाइन जो उसके पेरिफेरा पे आती है, सरकमफ्रेंस पे आ रही है, तो उसी को नापने के लिए हम लोग नैनोमीटर की स्केल यूज करते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर। ठीक है, अब यहां रिलेटिव साइज दी गई है, रेडियाई एग्जाम्पल एटम ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इस तरीके से कई सारे एग्जाम्पल यहां पर दिए हैं। आगे चलते हैं। We might think that if atoms are so insignificant in size, why should we care about them? This is because our entire world is made up of atoms. कह रहे हैं कि जब एटम इतने ही छोटे हैं, इतने ही इंसिग्निफिकेंट हैं साइज में, ठीक है, कि उनको मेजर कर पाना बहुत ही क्रिटिकल काम है, बहुत ही कठिन काम है, तो हम क्यों उनके बारे में इतना परेशान हो रहे हैं? उनके बारे में क्यों इतनी हम लोग दिमाग लगा रहे हैं? कुछ और काम कर लेते हैं। तो भाई साहब इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक बेसिक यूनिट है, किसी भी मैटर की बेसिक यूनिट है हमारी एटम, इस वजह से उसके बारे में जानना जरूरी है। जिस तरीके से क्लास 10th की मैथ्स हमें तभी आ सकती है, क्लास 10th की मैथ्स हमें तभी आ सकती है यदि हमने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन सीखा है, तो वरना कहां ही आएगी। तो मतलब बेसिक चीजें आनी चाहिए। इसी वजह से एटम्स को हमें पढ़ना पड़ेगा, तभी हम मैटर की क्वालिटीज, मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज जान पाएंगे, समझ पाएंगे। ठीक है, इस वजह से बेसिक चीज हमें जानना बहुत ही जरूरी है। We may not be able to see them, but they are there and constantly affecting whatever we do. Through modern techniques, we can now produce magnified image of surface of element showing atom. ठीक है, एटम्स हमें दिखाई नहीं देगा, एटम्स हमें अपनी अनएडेड आई, नंगी आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन एटम है, हर जगह एटम है, हर मैटर में एटम है और अपना काम वो बखूबी कर रहे हैं। ठीक है, कह रहे हैं आज के समय में बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं जिससे हम मैग्नीफाइड इमेज एटम्स की ले सकते हैं, उसको देख सकते हैं। यहां एन इमेज ऑफ सरफेस ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के सरफेस की एक इमेज है। अब आता है अपना फर्स्ट सब टॉपिक जिसे आज कंप्लीट हमें पढ़ना है। व्हाट आर द मॉडर्न डे सिंबल्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कह रहे हैं आज के मॉडर्न डे के कौन कौन से सिंबल हैं एलिमेंट के। ठीक है, कार्बन का कौन सा सिंबल है, नाइट्रोजन का, ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे आज। Dalton was the first scientist to use the symbols for elements in a very specific sense. When he used a symbol for an element, he also meant a definite quantity of that element. That is one atom of that element. तो सबसे पहले डाल्टन ने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि हम क्या करें, जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, जितने भी एलिमेंट खोजे जा चुके हैं, उनके कुछ सिंबल बना दिए जाएं, उनके कुछ सिंबल बना दिए जाए। कभी नाम हम बोले और कभी सिर्फ सिंबल से हम बता दें कि ये ऐसा एलिमेंट है। ठीक है, Berzelius suggested that the symbols of elements be made from one or two letter of the name of the element. तो यहां पे सबसे पहले तो ब्रेजिलस को छोड़ो, बर्जिलस को, यहां पे डाल्टन जो सर हैं वो यहां पर
कुछ एलिमेंट्स के क्या दिए हैं, सिंबल दिए हैं। जैसे हाइड्रोजन का ये दिया है, कार्बन का, ऑक्सीजन का, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मरकरी का इन्होंने इस तरीके से सिंबल दिया है। अब बर्जिलस कह रहे हैं कि इस तरीके से सिंबल देना, एक पिक्टोरियल फॉर्म में सिंबल देना थोड़ा सा कम सही है। बर्जिलस कह रहे हैं कि कुछ लेटर्स से उनका जो नाम है, जैसे हाइड्रोजन है तो उनका H नाम से हम कर दें इनका सिंबल, कार्बन का C से कर दें, ऑक्सीजन का O से कर दें। कुछ इस तरीके से बर्जिलस का कहना था कि हम अल्फाबेट्स, लेटर्स पे उनका सिंबल हम डिसाइड करें। In the beginning, the names of elements were derived from the name of the place where they were found for the first time. For example, the name copper was taken from Cyprus. ठीक है, तो कह रहे हैं कि सबसे पहले जब जैसे कोई एलिमेंट मिलता था, अब उसका नाम तो है नहीं भाई, नई नई चीज मिली है। कोई बच्चा पैदा होता है तो नाम लेकर तो पैदा नहीं होता, उसके माँ बाप, चाचा, ताऊ, दादा, दादी, आस पड़ोस वाले नाम रखते हैं उसका। तो उसी तरीके से पहले के जमाने में क्या होता था, जब कोई एलिमेंट निकलता था, नया एलिमेंट हमको मिलता था, तो हम उसका नाम वही रख देते थे जहां से वह निकला है। जैसे कॉपर साइप्रस से निकला था, इस वजह से, मतलब कॉपर क्या एक एलिमेंट था, वो साइप्रस से निकला था, तो इस वजह से साइप्रस से जुड़ता हुआ नाम क्या रख दिया गया, कॉपर रख दिया गया। मतलब जहां जैसा देश वैसा भेष जैसी कैटेगरी है, जहां से आप पैदा हुए हैं वहीं का आपका नाम रख दिया जाएगा, उसी से रिलेटेड। Some names were taken from specific colors. For example, gold was taken from the English word meaning yellow. ठीक है, गोल्ड नाम कैसे रखा गया भाई, वो येलो येलो कलर का दिखता था। ठीक है, और येलो और गोल्ड क्या है, आपस में क्या है, पर्यायवाची हैं। ठीक है, सिनोनिम्स हैं, इस वजह से उसका नाम गोल्ड रख दिए। नाउअडेज आयुपैक, आयुपैक का क्या मतलब होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आयुपैक जो इंस्टीट्यूशन है यही एलिमेंट्स का नाम रखने का काम करता है। ठीक है, मेन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जो क्या काम करती है, एलिमेंट्स का नाम रखती है। इज एन इंटरनेशनल साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन विच अप्रूव्स नेम्स ऑफ एलिमेंट, सिंबल्स एंड यूनिट्स। सिंबल्स का, यूनिट्स का, नेम, एलिमेंट्स का नाम रखने का जिम्मा यही आयुपैक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का जिम्मा होता है। मेनी ऑफ द सिंबल्स आर द फर्स्ट वन or two letters of the elements name in English. The first letter of a symbol is always written as a capital letter, uppercase, and the second letter as a small letter, lowercase. कह रहे हैं कि अक्सर देखा जाता है कि जो हमारे एलिमेंट हैं उनके स्टार्टिंग के एक दो लेटर ले लिए जाते हैं और वही उनका सिंबल बना दिया जाता है, और फर्स्ट लेटर जो होता है वो अपर केस में रहता है। ठीक है, कैपिटल लेटर का रहता है, और दूसरा वाला हमारा स्मॉल लेटर में रहता है। जैसे हाइड्रोजन का तो सिर्फ H, एल्यूमिनियम का AL लिखा गया है, A और L, स्टार्टिंग का कैपिटल फिर स्मॉल, दोनों कैपिटल नहीं किया गया है। कोबाल्ट का CO किया गया है। ठीक है, CO स्मॉल O, ये मतलब कैपिटल C कैपिटल O, ये गलत है। Symbols of some elements are formed from the first letter of the name and a letter appearing later in the name. Examples are chlorine. ठीक है, कुछ ऐसे एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि सभी के सभी एलिमेंट के नाम उनके स्टार्टिंग के दो लेटर से रखे जा रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शन हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को समझना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि जितने इसमें आपके कॉन्सेप्ट हैं उतने ही ज्यादा एक्सेप्शन भी हैं, इस वजह से बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ केमिस्ट्री पढ़नी होती है। कह रहे हैं कि अब यहां पर कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके नाम रखने, जिनके सिंबल रखने में फर्स्ट लेटर और बाद के कोई एक अक्षर ले लिया जाता है। जिस तरीके से क्लोरीन है, क्लोरीन, तो क्लोरीन में देखो C लिया गया है, कैपिटल C, और उसके बाद L ले लिया गया है, H नहीं लिया गया है। जिंक में Z कैपिटल और उसके बाद I छोड़ करके L ले लिए हैं। ठीक है, तो ये आयुपैक का काम है। ठीक है, आयुपैक इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री जैसा चाहेगी वैसा नाम रखेगी, और हमें याद करना ही पड़ेगा। Other symbols have been taken from the names of elements in Latin, German और Greek. For example, the symbol of iron. अब आयरन का एक अलग ही सिंबल बन रहा है, क्या है, Fe।
क्योंकि फ्रॉम इट्स लैटिन नेम फिरम, क्योंकि ये फिरम वर्ड से बन रहा है, इस वजह से इसका Fe नाम रखा जा रहा है। सोडियम, सोडियम का Na रहता है, सोडियम इज Na फ्रॉम नाइट्रियम। पोटेशियम इज K फ्रॉम कैलियम, मतलब पोटेशियम का जो जर्मन या ग्रीक में जो इस्तेमाल करते हैं पोटेशियम का वर्ड वो है कैलियम, तो कैलियम का K ले लिया गया है। Therefore, each element has a name and a unique chemical symbol। तो इस वजह से जितने भी एलिमेंट हैं सबके अपने अलग अलग नाम, अलग अलग केमिकल सिंबल हैं। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज भी है। यहां पर सिंबल दिया गया है कुछ एलिमेंट्स का, तो तुम काम क्या करना, आज ये जितने भी, आज तुम्हारा इंटेक क्वेश्चन है नहीं, तो जितने भी सिंबल्स हैं ये एलिमेंट्स के, इसको याद कर लेना। ठीक है, शाम को तुमसे हम पूछेंगे बेरियम का बताओ, बोरान का बताओ, ब्रोमीन का बताओ, तो इसको एक बार अच्छे तरीके से याद कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 3 27 है, और 27 में से बहुत सारे तुमको पहले से आते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से याद कर लेना। The above table is given for you to refer to whenever you study about elements. Do not bother to memorize all in one go। कह रहे हैं बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि एक ही बार में आपको याद हो जाएंगे, कुछ याद हो जाएंगे, कुछ भूलेंगे आप और फिर याद करेंगे। ठीक है, लेकिन कोशिश हम लोग को करनी है कि आज ये 27 एलिमेंट याद हो जाएं। नहीं होते हैं तो फिर देखा जाएगा। अब एनसीईआरटी ने कह दिया कि बॉदर नहीं होना है, तो हम बॉदर क्यों। ठीक है, कोशिश करनी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती तो फिर किया जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम, with the passage of time and repeated uses you will automatically be able to reproduce the symbol। कह रहे हैं जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे केमिस्ट्री को और ज्यादा पढ़ोगे, सिंबल्स ऑटोमेटिक याद होते जाएंगे। अब आता है अपना दूसरा टॉपिक, दूसरा सब टॉपिक आज का एटॉमिक मास, जिसमें आज हम लोग सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ लेने वाले हैं। ठीक है, The most remarkable concept that Dalton's atomic theory proposed was that of atomic mass। अब atomic mass का क्या मतलब है, वो जो हम एटम पढ़े ना, जो हम एटम पढ़े हैं, जो हमारे बेसिक यूनिट है किसी भी मास, किसी भी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो उसी का मास होता है एटॉमिक मास। अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैड अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। कह रहे हैं जितने भी एलिमेंट हैं सबके अपने अलग अलग एटम के अलग अलग मास होते हैं। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम was a relatively difficult task, relative atomic mass were determined using the laws of chemical combination and the compounds formed। तो बात ऐसी है कि एटॉमिक मास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एटॉमिक मास हमें पता होगा तभी हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमें एटम का मास ही नहीं पता होगा तो हम कैसे ये दो जो लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल कॉम्बिनेशन था जो हम कल हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसके जो दो लॉ है उसको अच्छी तरीके से हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं। इस वजह से एटॉमिक मास पढ़ने की बहुत ही जरूरत है। और कह रहे हैं कि किसी एक एटम, भाई एक एटम एक इंडिविजुअल आइटम हो गया, उसको हम इंडिविजिबल, उसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते, तो इतने छोटे आइटम का हम लोग वेट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट लिया गया है रिलेटिव एटॉमिक मास का, मतलब एक अप्रॉक्स वैल्यू ली गई है एटॉमिक मास की। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एटॉमिक मास सिर्फ नाम का है, यहां पर रिलेटिव एटॉमिक मास लिया जाएगा, अप्रॉक्स वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, दूसरे के रिलेशन में वैल्यू ली जाएगी, दूसरे हमारे पार्टिकल के रिलेशन में वैल्यू ली जाएगी उस एटम के मास की। ठीक है, तो इस तरीके से अब आगे का जो चीजें हैं वो हम लोग कल देखेंगे कि किस तरीके से रिलेटिव एटॉमिक मास निकाला जाता है। तो आज का तुम्हारा काम रहेगा कि जितना हमने पढ़ाया है उसकी थोड़ा सा रीडिंग कर लेना, समझ लेना, और ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन हमने समझा दिया है फर्स्ट वाला, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यदि एक बार पढ़ोगे तो समझ में कुछ कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो काम इतना कर लेना, इसकी रिकॉर्डिंग और जो भी तुम्हारा इंग्लिश ग्रामर और इकोनॉमिक्स का वर्क है उसको भी साथ साथ में कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए अपने इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके।